Good evening, everyone. I hope I'm audible and I'm visible. So, welcome back to the channel. So, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम लोग महामैराथन करेंगे. आज हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑफ EMRS PGT इकोनॉमिक्स. सो जैसे कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आने वाला है एंड बहुत बम्पर वैकेंसीज निकलने वाली हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन. सो इसके लिए अब इसकी प्रिपरेशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके लिए ही लर्नर्स की हैवी डिमांड के कारण हम लोगों ने PGT इकोनॉमिक्स 2025 का कोर्स लॉन्च कर दिया है MS स्टडी गुरु पर. सो इस कोर्स में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस हर यूनिट की. आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमको चाहिए रहती है प्रैक्टिस एंड PYQs. सो आपको लाइव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस मिलेगा जो कि मैं लूंगी इन द कोर्स एंड ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा. सो इन केस अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए हो और आप अपने EMRS PGT इकोनॉमिक्स को पूरा करने के सपने को हमारे साथ साकार करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं. गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर और भी डिटेल्स ले सकते हैं एंड हमारा ऐप डाउनलोड करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विथ आर PYQ एनालिसिस. सो हम लोगों का जो PGT इकोनॉमिक्स का एग्जाम था वो 16 दिसंबर 2023 को हुआ था और ये उसी का ही क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, तो मैंने इस सेशन में कोशिश करी है कि मैं आपको आंसर तो बताऊं, आंसर के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड बैकग्राउंड की चीजें भी काफी सारी बताऊं. राइट, तो जितना हो पाएगा हम देखते हैं कितना कवर करेंगे, क्योंकि आंसर तो इस निकालना फाइन बट कभी भी अगर कोई PYQ में टॉपिक आया है मतलब वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड इर्द गिर्द की सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए. राइट, सो एक नॉर्मल सेशन नहीं रखेंगे जिसमें मैं बस आपको बता रही हूँ कि हाँ इसका आंसर A है, B है, C है, D है. हम थोड़ा सा उस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे. ठीक है, ताकि आप लोगों की नॉलेज इनहैंस हो. ओके, नॉलेज वाइडन हो. तो बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सो इट इज रिगार्डिंग ग्रेट लीप फॉरवर्ड. सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल पड़ेगा बट हम डिस्कस करेंगे. सो जस्ट लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन, जस्ट लाइक भूदान मूवमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे अलग अलग कैंपेन्स लॉन्च हुए थे ओवरऑल इंडिया में. सो दिस इज वन ऑफ द कैंपेन ऑफ चाइना. सो सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन 1958 बाय चाइना and it was initiated for industrialization on a massive scale. So जिसको आंसर पता है वो तो बता देगा, but the correct answer to this question is option number 2, that is both statements are correct. ठीक है, तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड चाइना में लॉन्च हुई थी, इसी साल में लॉन्च हुई थी. और ये किस लिए लॉन्च हुई थी, ये इनिशिएट हुई थी ताकि हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैसिव स्केल पर बढ़ा सकें. ठीक है, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब मैम ग्रेट लीप फॉरवर्ड है क्या? सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमारी एक कैंपेन है जो कि चाइना में स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1958. ओके, लाइक द क्वेश्चन सेड, इस कैंपेन के कुछ एम्स थे. इस कैंपेन के एम्स में से पहला एम था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हमको कंट्री में प्रमोट करना है ताकि हम लोग का जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ अर्बन एरियाज तक ना रहे सीमित, वो रूरल एरियाज में भी जाए. देन जो लोग हैं, पीपल इन द अर्बन एरियाज, दे वर मोटिवेटेड टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स. जो अर्बन एरियाज में लोग थे उन लोगों को अपने इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए मोटिवेट करा, प्रोत्साहित किया अपने बैकयार्ड्स में. ओके, देन रूरल एरियाज में भी कम्यून सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड. अंडर दिस सिस्टम पीपल वर एंगेज्ड इन कलेक्टिव फार्मिंग. पीपल कलेक्टिव फार्मिंग में एंगेज थे, सब मिलकर फार्मिंग कर रहे थे. तो ये सारी चीजें ताकि रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट हो, यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इसलिए लेकर आया. ठीक है, सो ये जो है चाइना के लीडर थे एक माओ जेडोंग, उनके द्वारा लाया गया था. ओके, एंड इनको चाइना की इकोनॉमी को क्विकली ग्रो करना था, स्पेशली द रूरल इंडस्ट्री, द फार्मिंग एंड द इंडस्ट्री सेक्टर. तो आइडिया यही था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा फूड और स्टील बनाए, बट ये मूवमेंट फेल हो गया था बिकॉज पीपल वर फोर्स्ड टू वर्क इन वेज दैट डिडंट मेक एनी सेंस. लोगों को उन कामों में काम दिया जा रहा था जिसका ज्यादा आउटपुट या ग्रोथ नहीं निकल रहा था. बहुत सारे जो फार्म्स हैं, बहुत सारी जो फैक्ट्रीज हैं, वो इन सब से कोप अप नहीं कर पाई, वो इनफ फूड नहीं प्रोड्यूस कर पाई. इसके कारण फूड का हंगर, फूड ना होने के कारण वहां पे बहुत बड़ी फेमाइन आ गई, वहां भूखमरी हो गई एंड लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी. तो ये मूवमेंट करा तो एक अच्छे मोटिव के लिए था, बट ये मूवमेंट
मूवमेंट अल्टीमेटली फेल हो गया, ठीक है। सो प्रोग्रेस की जगह इस पे ग्रेट सफरिंग ही हो गई, बिकॉज इनफ फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाया था। बहुत सारी फार्म्स एंड फैक्ट्रीज क्लोज हो गई थी क्योंकि लोगों को जो उनको करना था वो उनको करने नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। सो दिस वॉज ग्रेट लीप फॉरवर्ड विच वॉज इन चाइना इन द ईयर 1958, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct statement regarding the Finance Commission of India. So this is related to Finance Commission. तो जितना मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट्स, EMRS PGT इकोनॉमिक्स का पेपर इज नॉट वेरी टफ, ठीक है। इट इज अ इजी पेपर, इट इज अ डुएबल पेपर जो बहुत प्रैक्टिस करेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई एक एग्जाम को टारगेट मत करो, मल्टीपल एग्जाम्स को PYQs हमें सॉल्व करना चाहिए। जरूरी नहीं है PGT है तो PGT के ही हम टारगेटेड PYQs करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कभी कभार कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो जाते हैं एंड इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू दैट। सो यहाँ पे हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम इट्स चेयरमैन द कमीशन विल हैव 4 मेंबर्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक इसमें चेयरमैन होना चाहिए और चेयरमैन के अलावा 4 मेंबर्स और होने चाहिए, ओके। द पार्लियामेंट डिटरमाइंस लीगली द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशन है ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। सो अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस कमीशन, अगर आपको बेसिक्स पता होंगे यू विल बी एबल टू डू इट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑप्शन नंबर 2, दैट इज दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। यस, फाइनेंस कमीशन बहुत जरूरी टॉपिक है, नोट कर लो अपनी कॉपीज में। तो फाइनेंस कमीशन क्या होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्रेसिडेंट स्थापित करता है हर 5 साल के लिए, ताकि हम लोग हमारी जो कंट्री में टैक्स है, रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, इनको कैसे हम स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड करेंगे ये सब हम डिस्कस कर सकें, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। मैंने आगे डाला है कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है। सो स्टेट और सेंटर के बीच में जो फाइनेंशियल पावर्स डिवाइड होती हैं, कैसे अलग अलग चीजें डिवाइड होंगी, इन सब को हम लोग बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है, जो आगे हम अभी देखेंगे, ओके। सो सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन कितने सालों के लिए बनता है, 5 सालों के बनता है द्वारा प्रेसिडेंट, ओके। अब मेंबर्स देखो, फाइनेंस कमीशन का एक चेयरमैन होता है, यस, और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, इकोनॉमिक्स, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एक्सेट्रा। सो फाइनेंस कमीशन यूजुअली चेयरमैन रहता है और चेयरमैन हमारा एक्सपर्ट रहेगा फाइनेंस में, ऑफ कोर्स, ठीक है। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड्स द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस इन द आर्टिकल 280। इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये था कि प्रेसिडेंट उनके क्वालिफिकेशंस डिसाइड करेगा, तो यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो हाउएवर पार्लियामेंट भी है जो एडिशनल रूल्स एंड क्वालिफिकेशन सेट कर सकता है, ठीक है। और यूजुअली फाइनेंस कमीशन में इन फील्ड से लोग होते हैं। सो दोनों स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट थे, ठीक है। लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने कुछ लाइक आई सेड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन डाली है, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो कि फाइनेंस कमीशन सबसे पहले तो आर्टिकल 280 के अंदर स्थापित होता है, हर 5 साल के लिए बनाया जाता है। और ये बनाया किस लिए जाता है, ताकि हम रिकमेंडेशन दे सके कि कैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइड होंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ग्रांट्स भी देते हैं अलग अलग स्टेट्स को, ताकि वो लोग अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रोग्रेस की ओर बढ़ा सकें, ठीक है। देन यहाँ पे और क्या दिया है, फाइनेंस कमीशन की जॉब ये है कि कैसे नेट रेवेन्यूज, टैक्सेस वगैरह डिवाइड होंगे एक्सेट्रा। सो ऑफ कोर्स ये होलिस्टिक पीपीटी है, तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, ओके। देन ओके, नीति आयोग हैज टेकन ओवर प्लानिंग कमीशन, ये तो हमको पता ही है, ओके, दैट्स इट। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगेन जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि अभी तक जो फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन कौन बनेंगे उसकी लिस्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, तो आपको लर्न करना पड़ेगा ये, तो आपको ये सीक्वेंस एक याद होना चाहिए। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर ये डाल के रखा है पूरा 1st से लेके 15 तक। बट क्या मैम अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, नहीं, अभी आ गया है 16th फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन जो है, इनके जो चेयरमैन है वो है मिस्टर अरविंद पनागारिया जी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है मिस्टर अरविंद पनगारिया, ओके। चलो देन ये हमारा 14 फाइनेंस कमीशन, ये हमारा 15 फाइनेंस कमीशन में कैसे अलग अलग चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, डिवाइड हुई थी, ये उसका एक कंपैरिजन चार्ट है। बहुत बार इस भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को 50 का वेटेज दिया था, यहाँ पे इसको 45 का वेटेज दिया। पॉपुलेशन यहाँ पे थी, यहाँ पे हटा ही दी, यहाँ पे पॉपुलेशन को 10 था, यहाँ 15 हो गया, दिस इज सेम, यहाँ पे 7.5 हटा दिया। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसका वर्टिकल डेवल्यूशन और हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन हुआ है। जब ऐसे हम
हम डिवाइड करते हैं चीजों को तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये 15 फाइनेंस कमीशन और 14 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस थे। देन ये टर्म जो मैंने अभी पीछे लिखा फिस्कल फेडरलिज्म, ये बस आपको एक बार डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फिस्कल फेडरलिज्म कैसे हम लोग फाइनेंशियल रिलेशनशिप अपने सेंटर और अपने स्टेट के बीच में डिटरमाइन करेंगे, उस चीज को पढ़ता है। ठीक है, फिस्कल फेडरलिज्म एक बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल पावर्स, ग्रांट्स एक्सेट्रा। ओके, so this is very crucial and this is very important for any country. ठीक है, चलो let us move forward. Third question, suppose the consumption function of economy is this, tax is this, what will be the investment multiplier? So this is a very easy question students, and ऐसे questions बड़े आते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो हमारे कीन्स ने दिया, तो सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला आप लिख लो। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 1/1 माइनस MPC। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से ही देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमें MPC क्या दिया है। ठीक है, सो इस इक्वेशन में जो MPC दिया है वो हमें दिया है 0.75। दिस इज अ कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। सो यहाँ पर जो हमारा ये रहता है इसको हम लोग बोलते हैं MPC स्लोप, राइट। सो नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट योर MPC की वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो 1/1 माइनस 0.75 तो हो जाएगा 1/0.25, दिस इज 4। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे आपका MPC के मदद से आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हो यूजिंग अ 2 लाइन मेथड। सो दिस इज इट। यहाँ पे मैंने आपको इसको सॉल्व भी करके बताया, पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, फिर MPC हमने एनालाइज करा, फिर फॉर्मूला में डाला और हमें मिल गया। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान अनवील्ड फर्स्ट 5-year प्लान इन 1951-56। अब ऐसे स्टेटमेंट्स थोड़े से इकोनॉमिक सर्वे या हमारे बजट या फिर हमारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट से भी आते हैं, तो यू हैव टू बी रेडी कि कुछ 5 से 6 क्वेश्चंस आपको इंडियन इकोनॉमी के ऐसे स्टेटमेंट वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, जो मोस्टली इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, इतना मेरा एनालिसिस है, बट आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सेंसस 2011 और अपना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये तो देखकर ही जाना है, स्पेशली बजट, सर्वे एंड सेंसस, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, सो गिव मी अ सेकंड स्टूडेंट, जब तक आप देखो कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ओके, so India, China and Pakistan unveiled first 5-year plan 1951, 53 and 56. okay, so इंडिया ने 51 में स्टार्ट किया, चाइना ने 53 में स्टार्ट किया, पाकिस्तान ने 56 में स्टार्ट किया, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ओके, अप टू अर्ली 1980s पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज कंट्रीज वर वेरी कंपेरेबल एंड नियरर टू ईच अदर। 1980 से अब ये फैक्ट है कि इन कंट्रीज के पर कैपिटा इनकम आपस में काफी पास थी और काफी इजीली हम लोग कंपेयर कर सकते थे। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, then when MSP announced by the government is above market price, it will be a situation of। अब यहाँ पर अब पिछले वाले क्वेश्चन तो इज लाइक इट वॉज अ वेरी डायनामिक क्वेश्चन, तो अगर आपको करंट ट्रेंड्स पता है तो यू विल बी एबल टू डू इट। ये वाला क्वेश्चन हमारा थोड़ा लॉजिक से भी हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है MSP अगर हमारी मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो ये कैसी सिचुएशन होगी। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है MSP को हम लोग बोलते हैं प्राइस फ्लोर। ठीक है, MSP का फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इतना प्राइस तो हम फार्मर्स को देंगे ही, उससे ज्यादा दे तो ये फार्मर्स का ही उससे ज्यादा उनको मिल जाए मार्केट से तो फार्मर्स की अच्छी किस्मत है। सबसे पहले को आपको MSP पता होना चाहिए। जिसको भी MSP नहीं पता, मैं आपको सिंपल अगर भाषा में बताऊं तो MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट तुम क्या दे सकते हो फार्मर्स को, मतलब फार्मर्स आजकल क्यों नहीं फूड प्रोडक्शन करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो जितनी मेहनत करते हैं उनको उतना प्राइस नहीं मिलता। तो अगर सब फार्मर्स ऐसे सोचने लगेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, तुम चिंता मत करो प्रोडक्शन की, हम तुमको पैसा देंगे, तुम बस अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करो। इसके लिए गवर्नमेंट ने MSP का कॉन्सेप्ट लाया कि फार्मर्स के मन में डर ना हो कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका हमें सही पैसा मिलेगा कि नहीं, तो उस चीज को
हटाने के लिए MSP लेकर आए। अब आपको समझ गए। अब जैसे किसी ने भी अगर सपोज पोटैटो उगाए तो गवर्नमेंट उसको अश्योर कर देगी कि तुम कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान बरसात बारिश अर्थक्वेक वट एवर कम्स, आई विल पे यू 30 रुपीज फॉर दिस 1 kg ऑफ पोटैटो। ठीक है, मेरा भले ही लॉस हो जाए बट मैं तुमको 30 रुपीज दूंगा ही दूंगा। तो इससे फार्मर्स को क्या रहता है, उनके मन में डर नहीं रहता कि चलो इतना प्राइस तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये है तो इससे ऊपर भी प्राइस जा सकता है, तो इसको हम लोग सीलिंग तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि सीलिंग क्या होती है, जो हमारे छत को कहते हैं। सीलिंग इज लाइक इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बट MSP के ऊपर तो प्राइस हो सकता है मार्केट का प्राइस MSP से ऊपर हो। इसलिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए, MSP को हम फ्लोर बोलते हैं, MSP को हम लोग सीलिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि मिनिमम प्राइस है तो नीचे है, फ्लोर नीचे होता है। ओके चलो, तो इससे मैं आपको बताती हूँ, अपने 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। सबसे पहले तो MSP इट विल बी सिचुएशन ऑफ इफेक्टिव प्राइस सीलिंग, इफेक्टिव प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, प्राइस ऑफ। ट्रेंड देख लो, तो ट्रेंड को देख के आप लोग 2 अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। दैट इज माय ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज यहाँ पे सीलिंग लिखा है मैम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने ये देख लिया, मेरे पास हमारे जो ऑप्शंस बचे हैं वो बचे हैं सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे इसको समझाने के लिए आपको मैंने एक डायग्राम ऐड करा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि चलो प्राइस फ्लोर तो ये है ही, बट ये सिचुएशन एक्सेस डिमांड की है कि ये सिचुएशन एक्सेस सप्लाई की है। ठीक है, सो जब हमारी MSP हमारे गवर्नमेंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होती है तो ये सिचुएशन हमारी होती है एक्सेस सप्लाई की। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 4। कैसे मैम? सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन डाली है। ठीक है, MSP की डाली है कि इट इज अ प्राइस फ्लोर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ताकि फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस मिले। ठीक है, MSP अगर मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है, इसका मतलब ये रहता है कि फार्मर्स को हम लोग इंसेंटिवाइज कह रहे हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्राइस मिल जाएगा। इट मीन्स दैट फार्मर्स आर इंसेंटिवाइज टू प्रोड्यूस मोर बिकॉज दे गेट अ हायर प्राइस लीडिंग टू एक्सेस सप्लाई। तो जब MSP हमारे मार्केट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब हम फार्मर्स को बोल रहे हैं तुम ज्यादा सप्लाई करो ताकि तुम्हें आगे जाकर ज्यादा प्राइस मिले और तुम्हारा ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इसका मतलब इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। MSP एक प्राइस फ्लोर है, तो एक लोअर लिमिट होती है प्राइस पे। ठीक है, तो उसको रोकती है एक सर्टेन लेवल के नीचे गिरने से। ठीक है, However, at higher prices, if the demand decreases, कंज्यूमर ने इतना ज्यादा नहीं खरीदा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, क्रिएटिंग एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। तो हमारी ऑलरेडी सप्लाई ज्यादा है, बट इतनी डिमांड अगर नहीं हुई तो हमारी सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका एक डायग्राम ऐड करके रखा है। ठीक है, सो दिस इज माई MSP स्टूडेंट्स, एंड इस सिचुएशन देखो सप्लाई हमारी ज्यादा है डिमांड से, तो इट इज अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4 इफेक्टिव प्राइस फ्लोर ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो जब भी हमारी MSP हमारी मार्केट प्राइस से ज्यादा है, मतलब जो मार्केट दे रहा है भाई तुम उससे भी ज्यादा दे रहे हो, मतलब मैं चाहती हूँ कि फार्मर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए और सप्लाई करें। मार्केट का उनको कोई भी डर नहीं है, तुम जितना भी सप्लाई करोगे मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं MSP। लेट मी जस्ट सी इफ माई ऑडियो इज फाइन। ओके, sometimes it happens, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया and then there is some audio issues. Okay students, let us move forward. चलो, so this is it. अब next, incremental capital output ratio is defined as, तो incremental capital output ratio, this is a very easy question, तो इसके definition में इसका नाम है इंक्रीमेंटल कैपिटल एंड आउटपुट। सो ऑब्वियसली मैम इंक्रीमेंटल इन कैपिटल इंक्रीमेंटल इनकम नहीं होगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल इंक्रीमेंटल सेविंग्स नहीं, इंक्रीमेंटल आउटपुट एंड कैपिटल नहीं। तो ये तो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इट इज इंक्रीमेंटल इन कैपिटल एंड इंक्रीमेंटल इन आउटपुट, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही क्वेश्चन में ही दिया रखा है। अब मैम होता क्या है ICOR? तो ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इज अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली अ कंट्री यूजेज इट्स कैपिटल विच इज इन्वेस्टमेंट टू प्रोड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आउटपुट को यहाँ पे हमने इकोनॉमिक ग्रोथ से बोला गया है कि कितना एफिशिएंटली हम अपना कैपिटल को यूज कर रहे हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़े। तो ICOR का फॉर्मूला रहता है इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन GDP। कितना हमारे कैपिटल को बढ़ाने से हम अपनी GDP को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो ICOR है ये अगर लो होगा, तो ICOR लो है मतलब द इकोनॉमी इज मोर एफिशिएंट। अब आप देखो ये वाला जो हमारा बॉक्स है ये लो कब होगा स्टूडेंट्स? लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन। 1 second.
ये देखो, ये लो कैसे होगा, लो ICOR मतलब मैम जब ये डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो टोटलिटी में ये जो रेशो होगा ये गिर जाएगा। ठीक है, बट ये तो अच्छी चीज है, इसका मतलब मैम हम कम कैपिटल यूज करके ज्यादा GDP इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लो ICOR मतलब इकोनॉमी ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट लगाकर ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। बट इसी का अगर हम उल्टा कर दे, अगर मैं अपने GDP को कम कर दूं और अपने कैपिटल को ज्यादा कर दूं, तो टोटलिटी में ये जो रेशो है इसके कारण बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अ हाई ICOR इज नॉट गुड बट अ लो ICOR इज गुड, क्योंकि हाई ICOR का मतलब ये हो रहा है कि GDP कम इंक्रीज हो रही है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैं ज्यादा कर रही हूँ। ठीक है, इट मीन्स इकोनॉमी हमारी इनएफिशिएंट है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने से ग्रोथ हो रही है। ठीक है, सो हमेशा याद रखना लो ICOR इज गुड। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ ICOR। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला डाल दिया है कि अगर एक कंट्री 5 करोड़ इन्वेस्ट करती है और उसकी GDP 1 करोड़ से बढ़ती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस फॉर्मूला में बस ये वैल्यूज डालनी है। तो 5 का इन्वेस्टमेंट करा, 1 से इकोनॉमी ग्रोथ हुई, तो हमारा जो ICOR है ये है 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ₹5 ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस ₹1 ऑफ एडिशनल GDP। 5 का हमें इन्वेस्टमेंट लगेगा ₹1 का GDP को बढ़ाने के लिए। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगेन अ वेरी इजी एंड अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, इसमें हमें बस पूछा है कि टाइम पीरियड बता दो 4th 5-year प्लान का। इसके लिए आपको 5-year प्लान्स का पूरा क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, 1 April 1969 to 31 March। मैम कैसे, लॉजिक क्या है? कुछ नहीं है, टाइम सीक्वेंस है, टाइम सीरीज है जो मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 1st, 2nd, 3rd का प्लान हॉलीडे हुई, 4th, 5 करके सारे आपके 12 5-year प्लान्स हैं। आपको सबके ईयर एंड सबका गाइस की फोकस एरिया पता होना चाहिए। अब आपको इससे क्वेश्चन आ गया है, हो सकता है अब वाले एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो कॉपी में, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट आपको सबके की फोकस एरिया पता होना चाहिए। और मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, मेरा मन कह रहा है कि की फोकस एरिया से अब क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, लेट मी रब इट ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले सको। ओके, दिस एंड दिस। ओके, चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टू फॉरेनर्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम देम आर। हम लोग अपने एसेट्स बेच रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं एसेट्स अपने सेल करूंगी तो मुझे बदले में वो देगा पैसा। ठीक है, देन बोरिंग फ्रॉम फॉरेन मतलब अगेन मेरे कंट्री में आ रहा है पैसा, तो ये क्या बनाते हैं, ये हमें बताते हैं ऑप्शन नंबर 4 विच इज कैपिटल रिसीट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर इज कैपिटल रिसीट्स। किसी भी एसेट को बेचने से जो हमें पैसा मिलता है, मतलब जिस कैपिटल को बेचने से हमें रिसीट मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ठीक है, अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स हम सबको पता है, अगर मैंने गुड्स इंडिया में बनाए गुड्स और अमेरिका में बेच दिया, उसको मैं बोलूंगी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर अमेरिका के कुछ बने और मैंने इंडिया में मंगवा लिया, उसको मैं कहूंगी इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। आयात एंड निर्यात हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, देन कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट क्या होता है? कैपिटल पेमेंट मतलब इफ आई एम पेइंग फॉर बाइंग सम एसेट। ठीक है, जैसे कैपिटल रिसीट्स रहता है सेलिंग ऑफ एसेट, वैसे ही कैपिटल पेमेंट होता है बाइंग ऑफ एसेट। ओके, मैंने डेफिनेशन यहाँ पे डाल दी है। अब ऑफ कोर्स तुम जो भी चीज खरीदते हो तुम्हारा पैसा बाहर जाता है, तो इसका कीवर्ड है कैपिटल पेमेंट मतलब मनी गोइंग आउट। तो ये सारे पेमेंट्स करे जाते हैं ताकि हम लोग अलग अलग एसेट बना सकें या फिर अपनी लाइबिलिटीज रिड्यूस कर सकें। तो इसके एग्जाम्पल्स है कि कैपिटल पेमेंट किन किन अलग अलग तरीकों से हो सकता है। रीपेमेंट ऑफ लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, परचेजिंग एसेट, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर कंपनीज एक्सेट्रा। तो ये सब अगर मैं करूंगी तो आई एम डूइंग अल्टीमेटली कैपिटल पेमेंट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो यहां पर मैं एसेट्स बनाती हूँ। अगर आज के टाइम में मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने के लिए पेमेंट किया, तो अल्टीमेटली वो रोड मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करेगा। ओके, तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। तो कैपिटल पेमेंट्स हर डे के एक्सपेंस नहीं होते, एवरीडे एक्सपेंस नहीं होते, ये लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए यूज करे जाने वाले पेमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, दीज आर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पेमेंट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीट्स दोनों बहुत जरूरी है, उन दोनों की डेफिनेशन डाल दी। तो कैपिटल रिसीट्स बना है शब्द रिसीव से।
तो इसका मतलब मनी कमिंग इन। तो किसी भी चीज से अगर मनी आ रहा है विच आइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और रिड्यूसेस एन एसेट, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीट। ये डेफिनेशन है कैपिटल रिसीट की, ठीक है। जैसे मैंने लोन ले लिया, तो लोन लिया तो पैसा तो आया बट मेरी लाइबिलिटी भी बढ़ी क्योंकि मुझे उस लोन को बाद में चुकाना पड़ेगा, ओके। और मैंने कोई एसेट बेच दिया तो पैसा तो आया बट उससे मेरा एसेट बिका, तो इट इज ऑल्सो लाइक रिड्यूसेस एन एसेट। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स है कि कैसे हमारी कैपिटल रिसीट्स होती हैं। तो ये कैपिटल रिसीट्स के एग्जाम्पल है कि इन्वेस्टमेंट या रिकवरी ऑफ लोन्स या डिसइन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये भी हमारी रेगुलर नहीं है, ठीक है। इसमें भी हमारे रिकरिंग इनकम्स नहीं होती, ये कभी कभार होती है। मूविंग फॉरवर्ड, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज इंक्लूड। तो जो हमारे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं, ये उसका क्वेश्चन है। तो एग्रीगेट अगर किसी को नहीं भी आता है तो एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। तो मैम ये तो टोटल मॉनेटरी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। टोटल में तो सब कुछ आएगा, टोटल में करेंसी भी आएगी, डिमांड डिपॉजिट्स भी आएंगे और टाइम डिपॉजिट्स भी आएंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 9 इज all of them, which is A, B and C, ठीक है। सो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज में हमारे सब कुछ होता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन इसमें डाल दिया है कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज हमें ये बताता है कि टोटल मनी कितना अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। सो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज टेल्स अस द टोटल मनी विच इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी, जिसमें सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स आते हैं। तो ये ओवरऑल लिक्विडिटी बताता है हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी जो पब्लिक के पास है, बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज में जो रिजर्व है, गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, या फिर कोई लोन्स एंड एडवांसेस है। तो ये सब मिला के हमारा बनता है AMR, दैट इज एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, ओके। सो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल शो यू द स्लाइड। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली है कि AMR क्यों इंपॉर्टेंट है। AMR इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा AMR हेल्प करता है कि हमें मनी सप्लाई कितनी इकोनॉमी में उसको मेजर करने के लिए। AMR हमारे इन्फ्लेशन को इफेक्ट कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लेक्ट कर सकता है। देन AMR के कारण ही हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है उसको देखकर मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजंस लेती है, ओके। सो दिस इज व्हाई AMR इज इम्पॉर्टेंट, okay. Let us move forward. 10th question, read the following statements and choose the correct answer. So monetary policy is discretionary measure undertaken by the authorities to influence the availability and cost of money, ठीक है। अब ये भी है हमारे स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट बनाना है। तो डिस्क्रिशनरी मतलब समथिंग जो डिसीजन लिया गया हो आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, आफ्टर गिविंग इट अ लॉट ऑफ थॉट। तो यस मैम ये तो सही है, मॉनेटरी पॉलिसी बहुत सोच समझ के विचार करने के बाद ही हमारी जो अथॉरिटीज हैं वो लेती हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी के कारण हम लोग हमारे क्रेडिट को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं मैम, ठीक है। तो ये भी लिखा है यहाँ पे, हम अपने क्रेडिट को महंगा भी बना सकते हैं, हम सस्ता भी बना सकते हैं, ओके। देन रेपो रेट, तो मैम फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया सही। रेपो रेट इज अ लॉन्ग टर्म वेयरएज बैंक रेट इज अ शॉर्ट टर्म रेट। अब ये गलत है, तो ये बेसिक से ही क्वेश्चन आ गया है। हमारा जो बैंक रेट होता है ये होता है लॉन्ग टर्म, और हमारा जो रेपो रेट होता है ये होता है हमारा शॉर्ट टर्म। दोनों हमारे टूल्स हैं ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को, बट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में गलती हो गई। तो हमें बताना तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ओनली A इज करेक्ट, ठीक है। तो सेकेंड इज करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसिप्लिन के साथ ली जाती है पूरी, देन इसके साथ साथ एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के अगर आप मुझसे टूल्स पूछो स्टूडेंट्स, तो इसके टूल्स होते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज रेगुलेटेड बाय RBI। देन मॉनेटरी पॉलिसी के भी कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव, कुछ टूल्स होते हैं हमारे क्वालिटेटिव, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जब अगर मैं क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करूं तो इसमें आता है हमारा बैंक रेट, इसमें आता है हमारा रेपो रेट, इसमें आता है हमारा रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। देन इसमें आता है हमारा SLR, जिसमें आता है हमारा CRR, देन एक्सेट्रा। क्वालिटेटिव की बात करूं तो इसमें हमारा आता है मॉरल सुएशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट कंट्रोल, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे मनी सप्लाई को
एडजस्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अगर हम टाइप देखें तो स्टूडेंट्स टाइप होता है या तो मैं मनी सप्लाई को बढ़ा सकती हूँ या तो मैं मनी सप्लाई को घटा सकती हूँ मैम। तो जब मैं मनी सप्लाई को बढ़ा रही हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मैं अपने मनी सप्लाई को घटा रही हूँ तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये टाइप्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के और ये हमारे टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। सबसे हम लोग या तो मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं या मनी सप्लाई को घटा सकते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग यूजुअली रिसेशन के टाइम यूज करते हैं और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग यूजुअली इन्फ्लेशन के टाइम यूज करते हैं। ठीक है, और ये करता कौन है? ये सब करते हैं आरबीआई हमारे। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द देखने मिलेंगे, जैसे कि आपको देखने मिलेगा बैंक रेट। तो बैंक रेट हमारा लॉन्ग टर्म रेट होता है। ठीक है, और बैंक रेट हमारा वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। जो हमारा रेपो रेट है, रेपो रेट और बैंक रेट की डेफिनेशन सेम है। रेपो रेट भी हमारा वो रेट होता है जिससे आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, बट फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें फर्क सिर्फ लॉन्ग टर्म का है और शॉर्ट टर्म का है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है मैम? ये हमारे रेपो रेट का ऑपोजिट हो जाएगा, जिसमें हमारे कमर्शियल बैंक हमारे आरबीआई को लोन लेते हैं। ये भी होता है। ठीक है, देन ये आपको मैं आगे बताऊंगी सीआरआर एंड एसएलआर, ये इसका क्वेश्चन है। मॉरल सुएशन, जब मैं प्यार पुचकार से कमर्शियल बैंक को बोलूँ कि भैया पैसे मत दो। डायरेक्ट कंट्रोल, जब मैं डांट फटकार के बोलूँ कि अगर तुमने पैसे दे दिए तो मैं तुम पे लीगल केस कर दूंगी। पब्लिसिटी मतलब जब मैं रेडियो, टेलीविजन, टीवी शोज एक्सेट्रा के जरिए ऐसे सर्कुलर्स बताऊं, न्यूज बताऊं कि अभी आप लोग लोन्स मत दो। ठीक है, देन हमारी फिस्कल पॉलिसी होती है। ये दोनों पॉलिसीज होती हैं जिससे गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, क्रेडिट कंट्रोल को मैनेज करती है। फिस्कल पॉलिसी के जो टूल्स है ये होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। फिस्कल पॉलिसी के अगर हम टाइप्स देखें तो फिस्कल पॉलिसी के टाइप्स दो प्रकार होते हैं, सेम लाइक मॉनेटरी which is contractionary and which is expansionary। ठीक है, तो एक्सपेंशनरी मतलब होता है कि हम फिस्कल पॉलिसी में ये दो टूल्स को यूज करके सारा काम करते हैं, ये दोनों साथ में चलते हैं एज अ पेयर। तो अगर आप मुझसे पूछो मैम कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, टैक्सेशन बढ़ जाता है। एक्सपेंशनरी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, टैक्सेशन कम हो जाता है। सो ये दो का कॉम्बिनेशन होता है एक्सपेंशनरी में, ये दो का कॉम्बिनेशन होता है कॉन्ट्रैक्शनरी में। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट मी सी द टाइम। ओके, सो आई थिंक नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दिस इज अ मैराथन, सो नाउ वी विल स्टार्ट इन अनदर लेक्चर। Good evening, dear students. So we were doing PYQs. So let us start our next session on PYQs. So we were on question number 11. So question number 11 says that the statutory liquidity ratio, which is the SLR, it is the percentage of deposits to be kept in cash reserve or gold by commercial banks with RBI. ठीक है, तो ये कह रहा है कि SLR कुछ percentage of deposits होते हैं जो हमारे कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक के साथ रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। ओके, देन इंक्रीज इन एसएलआर विल रिड्यूस द लोनेबल फंड्स एंड हेल्प्स विल कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसएलआर है क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो कुछ हमारे एलआरआर्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो हम हमेशा देखते हैं कि हमारे घर में भी कुछ इमरजेंसी फंड्स रहते हैं, राइट। तो इमरजेंसी फंड का हम लोग कब यूज करते हैं, जब कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम कुछ पैसा अलग से रख लेते हैं। ठीक है, और कुछ पैसा हम लोग जाके बैंक्स में भी दे देते हैं, कुछ पैसा हम अपने पास भी रखते हैं। वही कॉन्सेप्ट है एसएलआर का और सीआरआर का। अब लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो आप ये समझो, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स मतलब मैम रिजर्व की रिक्वायरमेंट, मतलब कुछ रिजर्व हमें ऐसे रखने पड़ते हैं जो लीगली बाइंडेड है। अगर तुम इतने रिजर्व नहीं रखोगे तो तुम पे पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एलआरआर के दो प्रकार होते हैं कि हम एलआरआर दो प्रकार से रिजर्व मेंटेन कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं सीआरआर, एक हम कर सकते हैं एसएलआर। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो और हमारे एसएलआर का फुल फॉर्म होता है, ऊपर लिखा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था
कि हमारे जो क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं इसमें से होते हैं SLR और CRR। ठीक है, तो यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही कुछ रिजर्व्स हैं जो हमारे कमर्शियल बैंक्स को RBI जो है हमारा RBI के साथ मेंटेन करने पड़ते हैं। तो इसमें से जो CRR है वो हमारे कमर्शियल बैंक को RBI के साथ मेंटेन करना पड़ता है, और SLR हमारे कमर्शियल बैंक्स को देमसेल्व्स के साथ मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कुछ रिजर्व वो खुद के साथ रखेंगे, कुछ रिजर्व्स वो RBI के साथ रखेंगे। ठीक है, उसको ही बोलते हैं CRR एंड SLR। अब यहाँ पे उल्टा लिखा है, SLR लिखा है कि परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जो कैश रिजर्व में रखेंगे या फिर गोल्ड में रखेंगे कमर्शियल बैंक्स विथ RBI। ये चीज यहाँ गलत हो गई, यहाँ पे होना चाहिए नो, SLR इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स टू बी केप्ट इन कैश और गोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स विथ देमसेल्व्स। ठीक है, तो इसका कीवर्ड है विथ देमसेल्व्स, तो ये याद रखना। SLR जो कमर्शियल बैंक खुद के साथ रखते हैं, CRR जो कमर्शियल बैंक्स RBI के साथ रखते हैं। तो ये दोनों रेट्स होते हैं, ये रिजर्व्स होते हैं, इसको हम लोग ऊपर नीचे कर कर हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा घूम रहा है, उसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपने SLR और अपने CRR को बढ़ा दूं। मतलब कमर्शियल बैंक जो पैसा लोन देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो पैसा मुझे एज अ RBI रिजर्व के रूप में दे देंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने इनडायरेक्टली कमर्शियल बैंक्स का पैसा ले लिया और अपने पास रख लिया, ताकि कमर्शियल बैंक वो पैसा पब्लिक को एज अ लोन ना दे पाए। ठीक है, तो ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में यूज किए जाते हैं कि जब भी लग रहा है पैसा बहुत ज्यादा है तो ये दोनों रेट्स बढ़ा दो, जब लग रहा है पैसा बहुत कम है तो ये दोनों रेट्स कम कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा लोग लोन देने में यूज कर सके और कम से कम पैसा रिजर्व में यूज कर सके। ठीक है, सो दिस वाज द डेफिनेशन। तो मैम पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, जब हम SLR को इंक्रीज कर देंगे इट विल रिड्यूस द लोनेबल फंड्स। मैंने अभी बताया SLR इंक्रीज करना मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा रिजर्व के रूप में रखना है। अब तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा रिजर्व में रख लोगे तो तुम देने के लिए तुम्हारे पास पैसा कम हो जाएगा भाई। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है, 100 रुपए में तुमने SLR बढ़ा दिया, अर्लियर तुम लोग 50 रखते थे और 50 तुम लोन देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, बट अब गवर्नमेंट ने SLR बढ़ा दिया, मतलब मैम 100 में से अब तुमको 60 SLR एज अ रिजर्व के रूप में रखना पड़ रहा है और तुम्हारे देने के लिए पास सिर्फ 40 ही है। तो जैसे ही मेरा SLR बढ़ा, मेरा देखो लोन देने की कैपेसिटी कम हो गई, वही चीज यहाँ पे लिखी है, इट विल रिड्यूस इट। तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है 3। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस डाल दिए कि बोथ आर टूल्स जो RBI यूज कर सकता है ताकि हम मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सके। ये CRR का है, टोटल डिपॉजिट्स जो RBI को रखना पड़ता है, कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है RBI के साथ इन कैश। ठीक है, बैंक ये पैसा लेंडिंग के लिए यूज नहीं रख सकता। जो पैसा तुमने इमरजेंसी के लिए रखा है तुम उसको इमरजेंसी के लिए ही यूज करोगे, तुम उसको लेंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे लिखी है मैंने, ये लिखा है। देन जो है हमारा CRR, ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे डाल दिया कि अगर CRR 4% है और बैंक को डिपॉजिट इतने करोड़ रिसीव होते हैं, तो आप अपने डिपॉजिट का ही तो कुछ पैसा रिजर्व में रखोगे ना, क्योंकि आपके पास एज अ बैंक अलग से तो कोई पैसा आ नहीं रहा। तो जितना तुमको डिपॉजिट में मिल रहा है उसका कुछ पैसा अपने पास रख लो, कुछ पैसा लोन देने के लिए यूज कर लो। तो अगर तुम्हारे पास डिपॉजिट इतने हैं और CRR तुमको इतना मेंटेन करना है तो निकाल लो। 1000 करोड़ का अगर 4% निकालेंगे तो आ जाएगा 40 करोड़। तो 40 करोड़ कमर्शियल बैंक को RBI को देना पड़ेगा एज अ रिजर्व, और बाकी बचा हुआ 960 करोड़ वो यूज कर सकती है अपना लोन देने में। इजी। ठीक है, अब ये है इसका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब मैंने बताया जो पैसा कमर्शियल बैंक को खुद रखना पड़ता है। तो ठीक है, तो इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो सेम कॉन्सेप्ट, SLR 18%, तो 1000 करोड़ का तुमको 18% अपने पास रखना पड़ेगा, दैट इज 180 करोड़ इन कैश, और बाकी तुम पैसा यूज कर सकते हो लोन देने के लिए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे आप एक बार की डिफरेंस चार्ट भी देख सकते हो कि CRR और SLR का की डिफरेंस क्या है। ये RBI के साथ रखना पड़ता है, ये इन कैश रखना पड़ता है खुद के साथ। इन्फ्लेशन और लिक्विडिटी कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता है। ये बैंक यूज नहीं कर सकता, ये बैंक यूज कर सकता है, बट एक बार रिजर्व रख लिया उसी के बाद। ठीक है, 18% SLR मेंटेन करने के बाद तुम अपना पैसा लोन के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि ये तो तुम RBI को दे रहे हो एज अ रिजर्व रखने। देन इसका इफेक्ट ऑन इकोनॉमी एक्सेट्रा। तो दोनों ही हमारी लेंडिंग कैपेसिटी कम कर देती है अगर हम दोनों को बढ़ा दें तो। ठीक है,
चलो, लेट अस मूव फॉरवर्ड. अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेकेडियल पॉपुलेशन ग्रोथ. तो 2001 से 11 के बीच में आपका जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ रहा, इसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा सेंसस, डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि 10 सालों में कौन से जो स्टेट्स हैं इनकी ग्रोथ कम से ज्यादा की तरफ बढ़ी. इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. तो अगर आपको इसके लिए सेंसस पता है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, ये सेंसस से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है, तो वही इसको सॉल्व कर पाएगा. तो अगर हम लोग देखें डेकेडियल ग्रोथ मतलब 10 साल, डेकेडियल बना है स्टूडेंट्स डेकेड से. ठीक है, और डेकेड मतलब होता है 10 ईयर्स. तो 10 साल में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ हुई है, वो है क्वेश्चन. तो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर 1, DCBA. सबसे ज्यादा हुई है उत्तराखंड में, सबसे कम हुई है उत्तराखंड में, फिर हुई है हमारे हरियाणा में, फिर हुई है मध्य प्रदेश में, और फिर हुई है राजस्थान में, क्योंकि हमको उसको असेंडिंग में अरेंज करना था, छोटे से बड़ा. ठीक है, सो ये हमारे हैं 4 ऑप्शंस, और इसको इस तरीके से आप अरेंज करोगे. ओके, सो 13th का फर्स्ट इज करेक्ट. यहाँ पे मैंने आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के नंबर्स दिए हैं. ठीक है, इन परसेंटेज, तो आप ये एक बार देख सकते हो. उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. सबसे ज्यादा 10 सालों में राजस्थान ने ग्रोथ देखी है इन पॉपुलेशन. तो अगेन अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है. देन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन. इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सर्ज हुए, सर्ज मतलब होता है इंक्रीज हुए फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में, जिसने इंडिया को मदद करी उसका शेयर वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में बढ़ाने के लिए. ये क्वेश्चन आया है हमारे इकोनॉमिक सर्वे से. ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2022 का है, क्योंकि हमारा एग्जाम 2023 में हुआ था. तो आप देख सकते हो 1 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे आया. अब हमारा एग्जाम 2025 में होगा, तो हमें 2024 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, सो इंडियाज एक्सपोर्ट बढ़े थे. ठीक है, जिसके कारण इंडिया का अपना जो शेयर है वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में वो बढ़ा. ठीक है मैम. देन हाउ एवर नेगेटिव ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ जो हुई थी सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में बिकॉज ऑफ कोविड, इंडिया के एक्सपोर्ट्स थोड़े से स्लगिश हो गए इन 2023 एंड 2024. कोविड ईयर में सब कुछ नीचे आया था, इसके कारण हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़ा सा नीचे गए. इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट ओनली ए इज करेक्ट. ठीक है, जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा करेक्ट नहीं है. ठीक है, सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे जो स्लगिश बिहेव करे वो हमारे ग्लोबल ट्रेड नेगेटिव होने के कारण नहीं हुए, उसके रीजंस दूसरे थे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर 4. चलो, देखा मैंने कहा था इकोनॉमिक सर्वे के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अनदर इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन. तो अगेन जो 2023 का इकोनॉमिक सर्वे है उसका क्वेश्चन है ये. तो इसमें बोला गया है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट मतलब अर्बन एरियाज के एम्प्लॉयमेंट रेट, वो गिरा है 20.9% से हमारे 7.2% तक. ठीक है, ओके. Then, however, GST paid by MSMEs during 21-22 has been less than pre-pandemic level. तो ये भी हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे के मिडिल लाइंस होती है ना पैराग्राफ पे, जिसको बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, ये क्वेश्चंस वहां से आया है. सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15 इज बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी आर करेक्ट. ठीक है, तो ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में है. एमएसएमई का जो जीएसटी पे करा है उन्होंने वो कम था जो वो पैंडेमिक से पहले पे करते थे, और हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिरे हैं 2020 से 2022 तक. सो लाइक वी ऑल नो, EMRS PGT इकोनॉमिक्स का कोर्स लाइव है. कोई भी डिटेल चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर एंड यू कैन स्टडी विथ मी, जिसमें हम लोग लाइव PYQ सेशन साथ मिलकर सॉल्व करते हैं. ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस आर अवेलेबल टू यू. ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011. अगेन आई टोल्ड यू सेंसस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमको यहाँ पर अपने जो स्टेट्स हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब सबसे ज्यादा और फिर कम 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 कम, कि फिर फीमेल लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ थी, फिर कम फिर कम फिर कम, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग. ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना. ठीक है, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. आप लोग 2 मिनट देखो कि इसका क्या आंसर होना चाहिए. चलो, तो
अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखें कि सबसे ज़्यादा हमारा फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पर था, और सेंसस इसको पता होगा, ऑफ कोर्स लाइक आई सेड सेंसस से 2-3 क्वेश्चन आना कंपलसरी है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर 3, CDAB। ठीक है, सबसे ज्यादा था हिमाचल प्रदेश में, फिर हमारा आया तमिलनाडु में, फिर हमारा आया वेस्ट बंगाल में, और फिर हमारा आया गुजरात में। तो इसमें भी कोई भी फैक्ट, कोई भी थ्योरी नहीं है मैम, ये डायरेक्टली सेंसस से उठाया है, तो मैंने आपको सेंसस से बता दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डिस्पाइट सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अभी भी बढ़ रही है, इवन इफ हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट मतलब बर्थ रेट, कि कितना वुमेन बर्थ दे रही है, एग्जैक्टली बर्थ रेट नहीं होता, बट फर्टिलिटी रेट मतलब ये रहता है कि कितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही, बर्थ हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है, इवन इफ हमारा बर्थ रेट है, फर्टिलिटी रेट कम है, मतलब बर्थ तो हो नहीं रहा है, फिर भी पॉपुलेशन बढ़ कैसे रही है, इसका क्वेश्चन है ये। तो ये थोड़ा लॉजिक का भी क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसमें क्या हमारा हो सकता है, आप समझ गए। पहले तो बोल क्या रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है बट बर्थ रेट हमारा कम हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। इसका एक ही रीजन हो सकता है, 2 इंपॉर्टेंट रेट होते हैं, एक बर्थ रेट होता है, एक डेथ रेट होता है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब हमारा डेथ रेट कम है, लोग, ठीक है मैं कुछ बोलने वाली थी, तो लोगों का डेथ रेट कम है, मॉर्बिडिटी रेट हमारा कम है, मतलब इतने लोगों की डेथ्स नहीं हो रही है। ओके, सो इसलिए हमारा बढ़ सकता है कि भाई सब जिंदा है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो डिक्लाइन इन डेथ रेट, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा एलिमिनेशन से करना चाहिए। तो डिक्लाइन इन डेथ रेट, अब मैम डिक्लाइन इन डेथ रेट होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, यस, तो ये हमें लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, सो ये तो हो गया। देन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यस, ये भी हो सकता है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 साल है, अगर वो बढ़ के 80 हो गई तो लोग ज्यादा जिएंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, यस। बेटर लिविंग कंडीशंस, यस, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बेटर लिविंग कंडीशंस आर रिलेटेड। अच्छी कंडीशंस होगी, अच्छा खाओगे पियोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, हेल्थी एक्सरसाइजेस करोगे तो आपकी लिविंग कंडीशंस अच्छी होंगी, उससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, यस। तो ये भी मैम सही लग रहा है। देन इंक्रीज इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब क्या होता है, जो बच्चा 1 साल के होने से पहले जिसकी डेथ हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी। इन्फेंट मतलब एक बच्चे की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों की डेथ होना इंक्रीज हो रही है। अगर डेथ होना इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, तब तो पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। सो डी इज एलिमिनेटेड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, B and C। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर 17th। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ कंज्यूमर इनकम इज इक्वल टू 200, PX and PY are given as 20 and 10 respectively. Intercept बताओ of X axis and Y axis for a budget line। ठीक है, बजट लाइन पे हमारे X axis और Y axis के इंटरसेप्ट क्या होंगे। अब सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए what is an intercept। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि हमारा अगर ये ग्राफ है तो यहां पर होगा तो उसको मैं बोलूंगी y एक्सिस का इंटरसेप्ट। अब यहां पर अगर कुछ होगा तो उसका मैं बोलूंगी x एक्सिस का इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट इज अ कांस्टेंट टर्म जो हमारे किसी भी एक्सिस पे लाई कर सकता है। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ऐसे बनाते हैं, हम लोग बोलते हैं C इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो दिस इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे x 0 होता है और ये में भी होगा 20, तो ये हम लोग ऐसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, x एक्सिस का अगर इंटरसेप्ट बताना है तो ये x 20 होता है, y 0 होता है, तो हम इसको ऐसे प्लॉट करते हैं। आई होप आपको ये पता हो, इट इज द इंटरसेप्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म। अब हमको पता है कि इनकम दी है, प्राइजेस दिए हैं और हमको बोला है कुछ बजट लाइन के इंटरसेप्ट्स बताओ। सबसे पहले तो बजट लाइन का फॉर्मूला लिख लो। तो बजट लाइन is equals to price of a commodity into quantity of a commodity plus price of commodity 2 into quantity of commodity 2। ठीक है, यहाँ पे I'm assuming x is my commodity 1, qx is my commodity 2। ओके, सो इसको अपन लोग अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो आप इक्वेशन के फॉर्म में अपन लिख सकते हैं कि 200 is equals to 20। ये देखो, प्राइस ऑफ x is 20 multiplied by quantity of x plus प्राइस ऑफ y इज 10 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अगर ऐसा लिख दें 20x प्लस 10y तो भी चल जाएगा। मैंने बस क्वांटिटी ऑफ x को x लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ y को y लिख दिया।
ठीक है। अब हम बनाएंगे हमारा टेबल, क्योंकि हमको बचपन में सिखाया गया था कि जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढना है, यहाँ पे हम लोग इंटरसेप्ट ढूंढ रहे हैं, मतलब वो हमें इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स बता दो। तो ये हम लोग ऐसे करते थे कि x और y की वैल्यूज, पहले हमने x को 0 पुट करा इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो हमारे y की वैल्यू आ गई 20। जब हम लोग y को 0 पुट करेंगे, एक बार हम x को 0 पुट करते हैं, एक बार हम y को करते हैं, तो जब हम y को 0 पुट करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। मुझे मिल गए मैम कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,10। अगर मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ करूं, लेट मी जस्ट इरेज इट। ठीक है, 1 सेकेंड। अगर मैं इसको बनाऊं तो यहां पर x इज और यहाँ पे हमारा आएगा x एक्सिस का इंटरसेप्ट, यहाँ पे हमारा आएगा y एक्सिस का इंटरसेप्ट, ठीक है। तो पहले तो ये बेसिक डायग्राम बना लो, ठीक है। तो एक हमें मिला है 0,10 और एक हमें मिला है 20,0, ठीक है। एक हमें मिला है 0,10, एक हमें मिला है 20,0। अब यहां से हम देखकर ही बता सकते हैं कि x का जो है नंबर होगा ये होगा 10 और y का होगा 20। तो बिना प्लॉट करे भी, अगर प्लॉट करना भी है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो इसको अगर हम ऑप्शन में देखें तो मैम x इज 10, ठीक है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, ओके। देन y इज 20, ये ऑप्शन भी गया, करेक्ट इज ऑप्शन नंबर 4। तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट इज 20 एंड x एक्सिस का इंटरसेप्ट इज 10। सो द करेक्ट आंसर फॉर 18th क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो, मैंने सॉल्विंग के लिए पेज छोड़ा था, बट दैट्स ओके, हमने ये सॉल्व कर लिया। Then question number 19, if a non-vegetarian consumer turns to be vegan, demand for non-vegetarian items for this consumer will dash। तो मैं 10 seconds दे रही हूँ, आप लोग सोचो कि इसका क्या हो सकता है। ठीक है, चलो। तो अब ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, तो सबसे पहले तो मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विच इज 4th ऑप्शन, शिफ्ट डाउनवर्ड। अब मैम ये कैसा होगा, इसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। आप लोग याद करो, हम पढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, और इसके साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं सेट्रस पैरिबिस, मतलब अदर थिंग्स विच अफेक्ट माई क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि इनकम, जैसे कि टेस्ट, जैसे कि हैबिट्स, ठीक है, जैसे कि सीजन, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, एक्सेट्रा। इसको हम लोग रिलेटेड गुड्स भी बोलते हैं। तो ये भी चीजें अफेक्ट करती है हमारे क्वांटिटी डिमांडेड को, बट हम लोग इन चीजें को अपने रिलेशनशिप को एग्जैक्टली बिना कॉम्प्लेक्सिटी के पढ़ने के लिए कांस्टेंट अज्यूम करता है, ठीक है। तो सेट्रस पेरिबिस का मतलब ही ये होता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ठीक है। तो ये हमने कांस्टेंट अज्यूम करा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज और आपको बताती हूँ। जब मेरे क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस इंपैक्ट करता है, हमें रॉ डिमांड का रिलेशनशिप पता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। तो जब मेरे क्वांटिटी डिमांडेड को सिर्फ प्राइस इंपैक्ट करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और इसको हम लोग जब मेरे क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। इसका एक और नाम है, जब मेरे क्वांटिटी डिमांडेड को प्राइस इंपैक्ट करता है, लेट मी चेंज द इंक कलर, तो इसका मैं बोलती हूं
शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब मेरे क्वांटिटी डिमांडेड को अदर फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं तो मैं बोलती हूं चेंज इन डिमांड कर्व। ओ सॉरी, इसको बोलते हैं मूवमेंट, शिफ्ट नहीं, शिफ्ट तो यही हो गया। 1 सेकेंड। मूवमेंट, इसको बोलते हैं शिफ्ट या फिर चेंज। ठीक है, तो मैं आपको एक फ्रेश स्लाइड पे बताती हूँ। तो जब मेरे क्वांटिटी डिमांडेड को अदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं तो मैं इसको बोलती हूं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब मेरे क्वांटिटी डिमांडेड को सिर्फ प्राइस इंपैक्ट करता है मैंने फिर यहां गलत लिखा है, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द गूफ अप, थोड़ा सा लिखने में मुझसे गलती हो गई थी। तो यहां पर अदर फैक्टर्स, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यस, या फिर चेंज इन डिमांड कर्व, एंड जब सेम इन प्राइस इंपैक्ट करता है तो मूवमेंट। यहाँ पे सही लिखा बट यहाँ पे मैंने गलती से गलत लिख दिया। ओके, इसमें अब मैम फर्क क्या रहता है? मूवमेंट इन डिमांड कर्व भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हो सकता है हमारा अपवर्ड मूवमेंट, एक हो सकता है हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसको हम लोग एक्सपेंशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां मैं लिख देती हूँ, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है एक्सपेंशन। अगर ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो होगा कॉन्ट्रैक्शन, अपवर्ड मूवमेंट, नीचे की तरफ जाएंगे तो होगा एक्सपेंशन, डाउनवर्ड मूवमेंट। बट मैम जब डिमांड कर्व ऐसे बना और वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है या फिर वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड और डाउनवर्ड, उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब अगर मेरे डिमांड कर्व को प्राइस इंपैक्ट करेगा तो मेरा डिमांड कर्व या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। बट प्राइस के अलावा जो मैंने यहाँ फैक्टर्स लिखे, सीजन, हैबिट्स, इनकम, टेस्ट या फिर रिलेटेड गुड, ये अगर मेरे डिमांड कर्व को इम्पैक्ट करेगा तो मेरा डिमांड कर्व या तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा या तो नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आपका क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। नॉन वेजिटेरियन कंज्यूमर है, मतलब ये नॉन वेजिटेरियन आइटम्स कंज्यूम करता है, ये वीगन हो गया, मतलब अब ये वीगन आइटम कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये वीगन हुआ, डिमांड फॉर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स फॉर दिस कंज्यूमर विल व्हाट? तो यहां पर कहीं पर भी प्राइस का जिक्र नहीं करा, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, जो हम लोग देख रहे थे मैम, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट के लिए हमारे प्राइस को चेंज होना चाहिए। यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स का एक सब्स्टिट्यूट गुड है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीगन आइटम। तो यहाँ पे क्योंकि वो कंज्यूमर प्राइस के कारण चेंज नहीं हुआ, वो अपने मन से ही वीगन टर्न हुआ, क्योंकि उसको पता है कि ऑल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है नॉन वेज के वीगन में, राइट। तो यहाँ पर जो डिमांड फॉर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है वो सब्स्टिट्यूट के कारण कम हुई है। ठीक है, प्राइस के कारण कम नहीं हुई, तो इसके कारण मेरा जो डिमांड कर्व होगा वो पहले तो शिफ्ट होगा। अब वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि वो लेफ्टवर्ड या फिर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, ये अभी हम सोचते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि डिमांड गिर रही है, सबसे पहले तो हमें समझ आ गया कि शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है। शिफ्ट के भी कॉन्सेप्ट में डिमांड फॉर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स जो है ये हमारी गिर जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर तो वीगन टर्न हो गया ना। तो जैसे ही शिफ्ट में डिमांड गिर रही है, मतलब इट इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट में डिमांड गिर रही है, इट इज अ डाउनवर्ड शिफ्ट। अगर वो बढ़ती डिमांड,
तो हमारा हो जाता वो राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। तो इजी क्वेश्चन था, बट कभी कभार थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बट आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया हो। ठीक है, ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M3 मनी मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो हम लोग को पता है हमारे अलग अलग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। ओके, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग का। तो मैंने आप लोगों के लिए आगे जाकर चार्ट डाला है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, डिमांड डिपॉजिट्स एंड पोस्ट ऑफिस। तो ये हमारा जो M3 है इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ओके, सो लेट अस सी कैसे। तो यहाँ पे मैंने आगे चार्ट डाल दिया है। तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं 4। तो आरबीआई जो होता है वो अलग अलग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई को यूज करता है ताकि वो टोटल अमाउंट जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है उसका एक ट्रैक रख सके। ठीक है, तो M1 हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, M4 हमारा लीस्ट लिक्विड होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। M1 क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब इसमें मैम पूरा कैश होगा। करेंसी इन सर्कुलेशन, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, तो हाईली डिक्लेयर्ड होता है, इसमें कैश होता है, इसलिए ये हाईली लिक्विड होता है। कभी भी इसको विथड्रॉ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाल दिए। अब M2 क्या होता है? M2 इज M1 मतलब कैश प्लस सेविंग्स इन पोस्ट ऑफिस। इसमें एक एस्पेक्ट इंक्लूड हो गया है, तो स्लाइटली लेस लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ होता है प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी होती है। M3 क्या होता है? M3 को हम लोग ब्रॉड मनी कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये सबसे कॉमनली यूज होता है आरबीआई के द्वारा। M3 में M1 तो हो गई, M1 मतलब कैश होगा पूरा का पूरा प्लस टाइम डिपॉजिट्स होगा। ऊपर देखो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स थे M1 के साथ, अब टाइम डिपॉजिट्स है M1 के साथ। तो इसको हम लोग ब्रॉड मनी बोलते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है और इसमें लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स होते हैं और इसमें टोटल मनी इन द इकोनॉमी को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, आवाज आ रही है ना? यस। तो इसमें हम लोग टोटल मनी को ट्रैक कर सकते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन M3। तो पहले तो हम देख लें M3 में इंक्लूडेड क्या क्या होता है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स मैम इंक्लूड होता है। ठीक है, तो डिमांड डिपॉजिट्स M1 में होता है, टाइम डिपॉजिट्स M1 में होता है, कैश विद पब्लिक M1 में होता है। डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये नहीं होता, तो ये कहीं भी नहीं होता। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एंड देन लास्ट मेजर। तो क्वेश्चन तो आप कर लोगे अगर आपको मेजर सारे पता है तो, बट आपको एक पेज लेना पड़ेगा, उसमें आपको M1, M2, M3, M4 लिखना पड़ेगा एंड सारे मेजर्स आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभार इसमें दिक्कत आ जाती है। देन M4 में क्या है? M4 में M3 है प्लस द पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स है। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है, इट्स लाइक प्लेन सिंपल फैक्ट्स। तो ये सबसे ज्यादा ब्रॉड मेजर है। अब देखो इसमें M3 है, M3 में इटसेल्फ M1 था, राइट? तो M1 था प्लस टाइम डिपॉजिट्स थे, मतलब M4 जो है, M4 में M3 भी है, M1 भी है, टाइम डिपॉजिट्स भी है। तो यहाँ पर सब कुछ होता है M3 में। ठीक है, देन इट इज द ब्रॉडेस्ट मेजर ऑफ मनी सप्लाई बट लीस्ट लिक्विड। ये सबसे कम लिक्विड मेजर रहता है। M1 हमारा सबसे ज्यादा लिक्विड मेजर रहता है और M3 हमारा सबसे ज्यादा ब्रॉड रहता है। ठीक है, उप्स, वन सेकेंड स्टूडेंट्स। यस, चलो लेट अस सी। थोड़ा सा वो हिल गया था मेरा। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन चार्ट डाल दिया M1, M2, M3 एंड M4। ठीक है, तो दिस इज द की पॉइंट, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। M3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, M4 में सब कुछ होता है, सबसे कम लिक्विड होता है, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। ओके, चलो देन a commodity having available will have no close substitute available will have। तो ये क्वेश्चन शायद थोड़ा इंग्लिश गलत तरीके से फ्रेम हुई है। तो a commodity having available will have no close substitute, तो इसको मैंने ऐसे समझा था कि कमोडिटी जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होगी। तो अगर कोई कमोडिटी है जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तो उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो होगी 0।
ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर 21st क्वेश्चन इज 0, कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी 0 होगी, कोई रिस्पॉन्सिवनेस ही नहीं है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, 0 इलास्टिसिटी। ओके, चलो देन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट। सो हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, सबसे पहले तो कार्डिनल ये होगा ही नहीं मैम, क्योंकि कार्डिनल के बाद आया था हमारा इंडिफरेंस कर्व, जब तक ऑर्डिनल आ गया था, तो हमने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को, ठीक है। नाउ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमारा डीएमआरएस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे है कि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन पे, ये हमें जज करना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22 इज फर्स्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैम जब भी आप इंडिफरेंस कर्व बनाते हो तो एज यू मूव टू द हायर इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी डिराइव्ड गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। क्या मैंने सही बोला? One second. Yeah, I think 32. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन करने के बाद आई थिंक वी विल एंड आवर सेशन एंड नेक्स्ट सेशन वी विल हैव ऑन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गलती से एक ऐसा स्टेटमेंट बोला है, तो आप लोग मुझे बताओ कि इंडिफरेंस ऑफ एनालिसिस किस चीज पर बेस्ड होगा, IMRS पे होगा या DMRS पे होगा? क्लास में ओके। सो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे आपको एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा, तो उस डायग्राम को आई थिंक अभी मैंने अपने पीपीटी में ऐड नहीं करा है यहाँ पर, बट मैं जो स्टेटमेंट बोला था वो ये होना चाहिए था कायदे से कि एज वी मूव ऑन टू द हायर इंडिफरेंस कर्व द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम इट गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो ये कैसे हुआ? ये हमारे DMRS पे कैसे बेस्ड है, ये IMRS पे बेस्ड क्यों नहीं है, ठीक है। हम लोग ने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज करी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फैक्शन, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच द एक्सिस, ओके, ये प्रॉपर्टीज हमको पता है, बट इस क्वेश्चन के पीछे का क्या लॉजिक है दिस वी विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द क्लास एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास। Okay, good evening students, welcome to the class. So we were solving EMRS PGT economics के question papers. So we were solving some past year questions. So I think this was the last question we did. So let us move forward. Okay, so I think this question had some dispute in the last video. I got some comments of the students. So I rechecked the question and I think the question which was given in the official answer key was different. So here the question is asking that एक commodity है जिसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। पहले बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत तरीके से फ्रेम्ड है, तो उसके कारण भी हो सकता है गलत हो। द आंसर विच वॉज गिवन वॉज दिस, बट आई थिंक ये गलत है, क्योंकि अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन को तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि अ कमोडिटी हु डज नॉट हैव एनी क्लोज सब्स्टिट्यूट, दैट्स इट, ठीक है। ये इसकी इलास्टिसिटी पूछी है, तो अकॉर्डिंग टू मी, लास्ट क्लास में मैंने 0 जरूर बताया था, बट आई थिंक दिस इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी सेकंड, ठीक है। अब क्यों? एक कमोडिटी है कोई सी भी, वो कह रहे हैं उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, तो हम लोग पहले देखते हैं इलास्टिसिटी होती कितनी टाइप्स की है। तो अगर हम देखिए इलास्टिसिटी कितनी टाइप्स की होती है, तो इलास्टिसिटी एक होती है हाई, ठीक है, हाईली इलास्टिक, एक होती है इनइलास्टिक, एक होती है 0, ठीक है, और भी होती है ऑफ कोर्स, बट हम अभी इस पे जाएंगे। तो एक कमोडिटी अगर हाईली इलास्टिक है, इसका मतलब है तुमने जरा सा, फॉर्मूला क्या होता है, इनटू P/Q, है ना, इलास्टिसिटी का। अब हाई इलास्टिक ये तब होगा जब जरा सा प्राइस चेंज होगा, उसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, क्योंकि पीपल हैव सब्स्टिट्यूट्स और वो एक नहीं तो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हाई तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे नो क्लोज सब्स्टिट्यूट लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा कट गया। देन इनफाइनाइट प्राइस इलास्टिक, इनफाइनिटी प्राइस इलास्टिसिटी भी नहीं होगा, ठीक है। देन 0 इलास्टिसिटी कब होती है? जब चेंज इन प्राइस डज नॉट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहां पर
सब्स्टिट्यूट का कोई बात आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वो बोल रहे हैं कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, इट विल बी जीरो इलास्टिक, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होगी। देन इन इलास्टिक जो है इसका डेफिनेशन ये होगा कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तुम कितना मर्जी प्राइस चेंज कर लो, क्वांटिटी डिमांड लोग करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, राइट। तो इसका आंसर होना चाहिए इन इलास्टिक, बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इन इलास्टिक दिया ही नहीं है तो आंसर शुड बी अ वेरी लेस प्राइस इलास्टिसिटी। तो कोई ऐसा गुड है जिसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी होती है इन इलास्टिक। बट अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज अ वेरी लेस प्राइस इलास्टिसिटी। अगर अ वेरी लेस प्राइस इलास्टिसिटी भी क्वेश्चन में नहीं होता तब हम जीरो इलास्टिसिटी पे जा सकते थे कि चेंज इन प्राइस डज नॉट चेंज द क्वांटिटी डिमांडेड एट ऑल, ठीक है। बट यहां पर थोड़ा सा मामला अलग है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर इज 22nd ऑप्शन, ठीक है। देन ये वाला क्वेश्चन हमारा छूटा था लास्ट टाइम, तो यहाँ पे हमने इतना डिस्कस कर लिया था कि इंडिफरेंस है तो कार्डिनल तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन 3 और 4 चले जाएंगे। देन हम सबको पता है कि कभी भी इंडिफरेंस कर्व जो है ये हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है और ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है, ठीक है। देयर इज नथिंग, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब भी मैं एक गुड को दूसरे गुड से सब्स्टिट्यूट करूंगी मेरा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज ही होगा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी फर्स्ट, विच इज 22 का है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। तो अब इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाला है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बताता है, ये हम सबको पता है। इंडिफरेंस कर्व हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पे बेस्ड है जहां पे हम लोग अपने प्रेफरेंसेस को रैंक कर सकते हैं, ये भी हमें पता है। MRS की यहाँ पे डेफिनेशन डली है कि हाउ मच ऑफ वन गुड अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप इन एक्सचेंज ऑफ अनदर व्हाइल मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तो धीरे धीरे अ पर्सन विल बी विलिंग टू गिव लेस एंड लेस यूनिट ऑफ वन गुड इन ऑर्डर टू गेट अनदर गुड। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे इंडिफरेंस कर्व में हम देखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है विलिंगनेस टू ट्रेड गोज ऑन डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। 1 second स्टूडेंट्स, ओके। देन लुकिंग द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी डाल दिया है, यू नो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई नो हम सबने पढ़ा होगा, बट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि अ पर्सन इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ y फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ x। तो पहले मैं एक एप्पल के लिए 4 बनाना दे रही थी, फिर मैं एक एप्पल के लिए 3 बनाना दे रही हूँ, फिर 3 के लिए मैं 2 बनाना दे, एक और एप्पल के लिए मैं 2 बनाना दे रही हूँ, फिर एक और के लिए मैं 1 ही दे रही हूँ। तो मेरा जो रेट ऑफ विलिंगनेस टू गिव है, रेट ऑफ ट्रेड है, ये धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसको मैं कहती हूँ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब आई एम विलिंग टू गिव लेस एंड लेस ऑफ बनानास फॉर 1 more यूनिट ऑफ एप्पल, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन डाला है, तो इन केस हमें ब्रश अप करना है तो दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ DMRS, ओके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ कुछ डायरेक्ट है। तो ये पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का करेक्ट फॉर्मूला ढूंढना है। तो अभी हमने पीछे देखा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू P/Q, दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देन इन शॉर्ट रन द TP इज मैक्सिमम, MP एट दिस पॉइंट विल बी। अब ये TP MP का कर्व है, तो ये बहुत फेमस हमारा एक कर्व हम लोग जो पढ़ते हैं, वेरिन हमारा टोटल प्रोडक्ट ऐसे रहता है एंड देन हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व रहता है वो ऐसे बनता है। तो जब हमारा टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम रहता है तब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट रहता है 0। सो दिस इज द MP कर्व, दिस इज द TP कर्व, ठीक है। तो व्हेन TP इज मैक्सिमम माय MP इज equal to 0, and then when TP starts falling my MP becomes negative, and when TP is rising my MP is also positive। तो ये मेरा प्रोडक्शन के चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कर्व है। तो यहाँ पे पूछा है कि जब TP मैक्सिमम होगा MP क्या होगा, तो MP हमारा 0 हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी इंसर्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो ये 3 फेजेस होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे TP पॉजिटिव है, AP पॉजिटिव है, MP पॉजिटिव है। देन यहाँ पे TP हमारा मैक्सिमम होगा, यहाँ पे MP हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे स्टिल हमारा AP बड़ा है, यहाँ पे हमारा AP और MP इक्वल हो जाएगा एंड देन हमारा AP बड़ा हो जाएगा, ठीक है। AP ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर दिस फेज, MP ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग। यहाँ पे MP हमारा नेगेटिव बनता है, AP स्टिल इज नेगेटिव और फॉलिंग एंड TP ऑल्सो फॉल्स। तो ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो MP एट दिस पॉइंट विल बी 0। देन
तो ये चीज आपको याद रखनी है इसमें बाय द वे कि कौन सा फेज है जहाँ पे एमपी और एपी इक्वल हो जाता है। तो इट इज फेज 2 जहाँ पे हमारा एमपी और एपी आपस में इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो पहले हमारा एमपी बड़ा होता है बट देन धीरे धीरे आफ्टर बीइंग इक्वल हमारा एपी बड़ा हो जाता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलो then if good x and good y are perfect substitutes the shape of IC curve will be। अब हमें IC curve का शेप पूछा है, तो सबसे पहले तो IC curve का जो स्लोप होता है ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है MRS। MRS XY will tell us the slope for IC curve। ओके, अब इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि गुड x है हमारे पास और एक हमारे पास गुड y है। तो जो हमारा गुड x और गुड y है ये दोनों आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब इस जगह इसको ले लो, इस जगह इसको ले लो, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इनके बीच का जो MRS होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो होगा कांस्टेंट। और जब हमारा MRS कांस्टेंट होगा तो हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा, हमारा कर्व बनेगा ऐसा। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 विच इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब दो गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे, तो आईसी का कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं बनता, क्योंकि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनने का रीजन होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है, इसलिए हमारा जो कर्व का शेप है वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैंने आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये चीज तो ऐड कर दी है, ये हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का कर्व है। बट अगर हमारे जो गुड्स हैं वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हुए, तो ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में बहुत बार आया है, तो अगर हमारे गुड्स जो होंगे, जो हमारे गुड्स हैं वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, तो हमारा जो आईसी का शेप होगा वो बनेगा एल शेप। ठीक है, तो आईसी विल बी एल शेप कर्व। तो आईसी हमारा ऐसे बनेगा जैसे इस डायग्राम पे दिया हुआ है। ओके, सो यू हैव टू लर्न एंड रिमेंबर द शेप्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट शॉर्ट रन टीसी विल बी। तो इसके लिए हम लोग को कॉस्ट कर्व्स देखने पड़ेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट कर्व्स हमको आने चाहिए। ठीक है, सो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट हमें बोला है, तो हमें बोला है टोटल कॉस्ट कर्व कितना होगा। अब आप इसको लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो। हम लोग 3 प्रकार के कॉस्ट पढ़ते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब हमारे लेबर का कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स का कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स का कॉस्ट। ठीक है, अब आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है और जो वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आपका बनता है टोटल कॉस्ट। अब आप सोचो आपकी एक फैक्ट्री है और कोविड आ गया एकदम से, और आपकी फैक्ट्री में 10 वर्कर्स हैं, आपने एक जगह रेंट पे ली हुई है एंड योर काम इज गोइंग ऑन। कोविड आ गया एकदम से, अब आपको लगा यार प्रोडक्शन तो करना नहीं है, बट आपने तो ऑलरेडी वो लैंड लीज पे लिया है, तो आप उसका लीज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो जो लीज होगा वो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होगा। बट आप ये कर सकते हो कि आप वर्कर्स को तो निकाल सकते हो, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट अगर ऐसे समय पे आपको 0 करना है तो आप 0 कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे समय में जहां आपका वेरिएबल कॉस्ट 0 हो, आपका टोटल कॉस्ट आपके फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। और यही रीजन है कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसका कर्व ऐसे शुरू होता है, एक कुछ यूनिट से शुरू होता है, ये कभी भी 0 नहीं होता। यही रीजन है कि हमारे वेरिएबल कॉस्ट का कर्व यहां से शुरू होता है, क्योंकि एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इज 0, बट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट अगर लेवल 0 है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो अगर 0 लेवल ऑफ आउटपुट है तो वेरिएबल कॉस्ट तो 0 होगा, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट हो गया वो हमारे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो गया। यही चीज आ गई यहाँ पे, ये हमारा 0 है तो हमारा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो गया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विच इज ऑप्शन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी सेकेंड दिया, इसमें लिखा, इसमें 3 लिखा है बट ये है 2। 1 सेकेंड, लेट मी कम टू द पेन, ये 2 है, मिस्टेक। ठीक है, सो ये इसका डायग्राम, और ये इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये हमारा टोटल कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 0 लेवल ऑफ आउटपुट 0 होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इन दोनों को ऐड करके हमारा ऐसा टोटल कॉस्ट बनता है। ओके, चलो सपोज MC इज ग्रेटर देन AC, इन दिस सिचुएशन AC विल बी। अब इसके लिए हमें अगेन आप लोग पैटर्न देखो, इसमें हम लोग को कॉस्ट कर्व और प्रोडक्शन कर्व्स के ना शेप्स बड़े ज्यादा पूछे गए हैं, तो हमको अपने कॉस्ट कर्व्स और प्रोडक्शन कर्व्स के शेप अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे। ओके, तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर हमारा जो MC कर्व होता है वो हमारा ऐसा रहता है, AC कर्व हमारा ऐसा बनता है। ठीक है, तो
तो AC और MC, तो ये कर्व के शेप्स मुझे याद थे इसलिए मैंने इजीली बना लिया। अब देखो जब MC ज्यादा है इस पॉइंट पे हमारा AC इज मोर देन MC, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद हमारा MC इज मोर देन AC। ठीक है, हमसे यही पूछा है MC और मोर देन AC। अब इस सिचुएशन में AC कैसा है, तो आप लोग देखो इस सिचुएशन में AC फॉलिंग है कि डिक्लाइनिंग है कि कांस्टेंट है कि राइजिंग है कि मिनिमम है, कैसा है? मिनिमम तो हो नहीं सकता मैम, क्योंकि मिनिमम तो तभी होता है जब MC इज इक्वल्स टू AC होता है। ठीक है, फिर आप लोग सोचो, सोच के मुझे बताओ। इस शेप को देख के समझ आ रहा है कि ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे जा रहा है, मतलब मैम ये गिर रहा है, बीच में आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। दैट मीन्स AC इज राइजिंग। ठीक है, तो आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि जब ये सिचुएशन आती है हमारा AC कर्व राइज होता है। ठीक है, सो दैट इज इट, वेरी इजी। यही मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, तो दैट इज मिनिमम AC, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम AC, और मिनिमम AC के बाद AC कर्व हमारा ऊपर की तरफ पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा और यू शेप होता है तो अच्छे से दिखता है, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग रन AC बना दिया इसलिए वो थोड़ा इस शेप का दिख रहा है। ठीक है, चलो देन इन केस ऑफ गिफन गुड्स डिमांड कर्व विल बी, अब हम सबको पता है गिफन गुड्स इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, गिफन गुड्स इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। तो जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, एंड ये इनवर्स फंक्शन है। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा प्राइस घटेगा, प्राइस क्वांटिटी डिमांड यानी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ठीक है, बट गिफन गुड्स इज एन एक्सेप्शन, तो इसमें डिमांड कर्व कैसा रहेगा? अब एक्सेप्शन का डिमांड कर्व तो उल्टा ही रहता है। नॉर्मली मैम डिमांड कर्व ऐसा रहता है, अगर एक्सेप्शन होगा तो डिमांड कर्व ऐसा रहेगा। So that is the answer. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पॉजिटिवली स्लोप्ड एंड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। सो 28th का द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। इजी था। अब गिफन गुड्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने वो डेफिनेशन डाल दिया। गिफन गुड्स एक स्पेशल टाइप के इंफीरियर गुड्स ही होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ती है जब उनका प्राइस बढ़ता है। यूजुअली अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा आप वो चीज डिमांड नहीं करोगे, राइट? बट गिफन गुड में अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो आप उसको और ज्यादा डिमांड करते हो। ठीक है, यही होता है इसका डेफिनेशन। एंड इसका अगर प्राइस घटेगा तो आप उसकी डिमांड नहीं करोगे। दिस इज ऑपोजिट टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इंफीरियर होती हैं, इनके पास कोई ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, कोई ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते। ठीक है, अब इसके बाद इसका मैंने एग्जाम्पल भी एक आगे डाला है। यहाँ पे इनकम इफेक्ट डोमिनेट करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, मतलब इनकम इफेक्ट इज मोर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब प्राइस हमारा बढ़ता है तो पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड बेटर गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, तो इवन इफ आप इसका प्राइस बढ़ा दोगे, मेरे पास और कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, तो मैं दूसरे बेटर गुड्स तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो मुझे उसी गुड को ज्यादा खरीदना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज रिटन है। तो इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते ही नहीं है। एग्जाम्पल देखो, सपोज राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर लो इनकम फैमिली। कोई लो इनकम फैमिली है, इसका स्टेपल फूड राइस है। अगर राइस का प्राइस बढ़ भी गया तो फैमिली दूसरी चीजों पे नहीं जा सकती क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल ही नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे कि मीट और फ्रूट्स। सो इंस्टेड ऑफ स्विचिंग टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स व्हिच हैज हायर प्राइसेस, लोग राइस को ही ज्यादा खरीदते हैं, एंड दैट इज हाउ व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो वो बेटर क्वालिटी गुड्स पे स्विच नहीं कर पाते, इसलिए वो राइस को ही लेते हैं। और जब राइस का प्राइस डिक्रीज होता है तब वो राइस की क्वांटिटी भी डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि तब वो बेटर क्वालिटी फूड को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, यही था हमारा गिफन गुड का डेफिनेशन। चलो, अ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व। अब एक ही पेपर में एक ही टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि जब हमारे गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है वो बनता है राइट लीनियर स्ट्रेट लाइन। बट जब हमारे गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं तो हमारे जो इंडिफरेंस कर्व का शेप बनता है वो बनता है एल शेप। ठीक है, तो राइट एंगल्ड या फिर एल शेप, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व तभी अकर होता है जब 2 गुड्स आपस में परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एन इलिटरेट कंज्यूमर हु इज न्यूट्रल। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा
ट्रिकी है, ये गलत है एक्चुअली। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ये गलत प्रिंटेड है, तो इसके ऑप्शंस कुछ और होने चाहिए जो मैं आपको बताती हूँ क्या। ओके, लेट अस सी क्या बोल रहा है। एक इलिटरेट कंज्यूमर है जिसके लिए जो न्यूट्रल है बुक्स के लिए, ठीक है। एक्स कमोडिटी हमारी स्वीट्स है और हमारी जो वाई कमोडिटी है बुक्स है, बट ये बुक्स के प्रति हमें बताया गया है कि ये न्यूट्रल है, क्योंकि ऑफ कोर्स दिया गया है कि वो इलिटरेट है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उसको बुक्स दो या बुक्स ना दो, बुक्स विल नॉट एड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दिस कंज्यूमर बिकॉज ही इज न्यूट्रल टुवर्ड्स बुक्स। कोई भी चीज जिसके प्रति हम न्यूट्रल रहता है तो वो हमें ज्यादा फर्क नहीं देती ना। जैसे अगर मुझे जंक की तरफ मैं न्यूट्रल हूं तो जंक मुझे एक्साइट नहीं करेगा, जंक मेरे सेटिस्फैक्शन को नहीं बढ़ाएगा। तो तुम जंक का प्राइस कम कर दो, जंक का प्राइस बढ़ा दो, आई विल नॉट बी एक्साइटेड अबाउट इट। तो वही यहाँ पे बोला है, तो हमें बता दिया है कि एक तो ये इसकी तरफ न्यूट्रल है, एक्स कमोडिटी हमारी स्वीट्स है, वाई कमोडिटी हमारी बुक्स है। अब हमारा इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होगा, ठीक है। अब हमें शेप देखना है, तो इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स अस द सेम सेटिस्फैक्शन। बट यहां पर एक गुड के प्रति तो मैम मैं न्यूट्रल हूं, तो क्या मैं ऐसा ग्राफ बना सकती हूँ। सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, मैंने अपने एक्स एक्सिस पे लिखा स्वीट्स और अपने वाई एक्सिस पे लिखा बुक्स। अब बुक्स के प्रति मैं न्यूट्रल हूं, तो क्या मैं ऐसा बना सकती हूँ डिफरेंस कर्व कि बुक्स तो मुझे इतने ही सेटिस्फैक्शन देगा, तुम स्वीट्स की क्वांटिटी बढ़ा दो तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, वरना बुक्स के प्रति मैं न्यूट्रल हूं। तो माय आंसर कैन बी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है हमें एक्स एक्सिस पे क्या लेना है या फिर वाई एक्सिस पे क्या लेना है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा ले सकती हूँ, बुक्स स्वीट्स, बुक्स के प्रति तो मैम आप न्यूट्रल हो, मतलब कंज्यूमर न्यूट्रल है, ऐसा बन गया। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इन दोनों के अलावा कोई और तीसरा डायग्राम नहीं है जो मैं बना सकती हूँ इंडिफरेंस कर्व को दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब ये दोनों देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। सबसे पहले तो कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, नो इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा ही नहीं, नॉर्मल गुड्स होते हैं तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। अब यहाँ पे लिखा है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमारा क्या है वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मेरे दिए गए ऑप्शन को मैच कर रहा हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है या तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया होगा, बिकॉज नन ऑफ द ऑप्शंस मैच माय आंसर, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, कॉन्सेप्ट इसका यही है, ओके। लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे मैंने पूरा सोल्यूशन डाल के रखा है कि एक्स कमोडिटी स्वीट्स, वाई है कंज्यूमर इलिटरेट है, मतलब वो बुक्स की वैल्यू नहीं करता, वो न्यूट्रल है। इंडिफरेंस कर्व हमें कॉम्बिनेशन बताता है टू गुड्स का दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर एक गुड के प्रति न्यूट्रल है तो उनका जो सेटिस्फैक्शन है वो दूसरे गुड के ऊपर ही डिपेंड करेगा पूरी तरीके से। दैट इज वाई यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, मेरे हिसाब से, ओके। चलिए देन ये और थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो ये वही चीज है, वो बुक्स की केयर नहीं करता तो उसकी यूटिलिटी सेम ही रहती है, नो मैटर वो कितना भी ले ले। बट स्वीट्स की वो केयर करता है तो स्वीट्स उसको ज्यादा खुश बनाएंगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए आईसी की, ठीक है। दैट इज दे आर इंडिफरेंट टू चेंजेस इन बुक्स, बुक्स के लिए तो इंडिफरेंट है वो, बट यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन स्वीट्स, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो। चलो let us move forward. So next question is read the following statement carefully. अच्छा, let me just check my audio once. Okay, चल रहा है, fine. चलो, let us see another question. Read the following statement carefully and choose correct option. In case of IC approach analysis, marginal utility and price ratios of the commodity should be equal to MRS should be equal and MRR should be diminishing at the point of equilibrium. अच्छा, ये पूरा लॉ का स्टेटमेंट ही दे दिया है, ठीक है। तो ये जो एक लॉ है हमारा कि आईसी अप्रोच एनालिसिस में जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस रेशियो है कमोडिटी के वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मतलब MU ऑफ एक्स इज इक्वल शुड बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। और टू केस की कमोडिटीज में हमारा होता है हमेशा MU ऑफ एक्स अपॉन MU ऑफ वाई इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई,
ठीक है, ये हमारा होता है। अब आप याद करो तो आपको याद आ जाएगा बहुत इजीली दैट इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जिसको हम लोग गॉसन्स सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, गॉसन्स सेकेंड लॉ, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यस, ये होता है mu of x should be equal to price of x in case of one commodity and mrs हमारा डिक्रीज होना चाहिए at the point of equilibrium, और ये भी हमारा होता है। तो both the statements are correct. So option number 31 का करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़ी डाल दिया। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कारण हमारा एमआरएस इनके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, देन एमआरएस हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए, ये हमने अब भी देखा कि एमआरएस हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए। देन मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स का रेशियो शुड बी इक्वल टू प्राइस रेशियोज। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। चलो देन 32 क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। इन द शॉर्ट रन रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल बट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। जब भी समझना है टुकड़ों में काट दो। ठीक है मैम, शॉर्ट रन में आप कह रहे हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में हम इसको चेंज कर सकते हैं बट शॉर्ट रन में हम लोग फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये सही है। ठीक है, लॉन्ग रन में रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, व्हाई इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, लॉन्ग रन में भी रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होता है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन भी वेरिएबल होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में मैं स्केल को भी चेंज कर सकती हूँ, फैक्टर्स को भी चेंज कर सकती हूँ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग। अब हम देख लेते हैं कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो 32 का करेक्ट आंसर इज सेकंड। आंसर की मैं अगेन इसका गलत दिया था, आई थिंक इसका 1 दिया था बट 1 इज नॉट ट्रू। लॉन्ग रन में हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का रेशियो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के बारे में है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोग एक बार। चलो, तो सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे सिंपल सा है, सेबी के फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन नहीं है, यहाँ पे लिखा है नॉट इंक्लूड। ठीक है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो यहाँ पर प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सेबी का फंक्शन है, प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट भी सेबी का फंक्शन है, रेगुलेटिंग द सिक्योरिटी मार्केट भी सेबी का फंक्शन है। इसमें से जो सेबी का फंक्शन नहीं है वो ये है कि रेगुलेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सेबी डज नॉट डज दैट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को सेबी रेगुलेट नहीं करती, सेबी इंडिया के हैपनिंग्स को प्रमोट करती है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। चलो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है इंडिया में। ये इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल मार्केट में चीजें हो वो उसको मेक श्योर करती है। ठीक है, तो इसके फंक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शन है जैसे फ्रॉड्स को बचाना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसाइडर ट्रेडिंग, इन सबको पनिश करना, देन लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में और सिक्योरिटी मार्केट के बारे में एजुकेट करना और फेयर प्रैक्टिसेस करना। देन रेगुलेटरी फंक्शंस है, रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाना, स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में, सब ब्रोकर्स के बारे में, प्लेटफॉर्म्स के बारे में, म्यूचुअल फंड ओनर्स के बारे में रजिस्टर करना, उनको सर्टिफिकेट्स देना, रेगुलेशंस बनाना। डेवलपमेंट फंक्शन है, इन्वेस्टर एजुकेशन को इंक्रीज करना, प्रोसेस सिंप्लीफाई करना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, सेल्फ रेगुलेशन इंट्रोड्यूस करना एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे सेबी के फंक्शंस हैं, ये सब आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, नथिंग डायनामिक हियर। चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज टोटल फर्टिलिटी रेट अबव 2 एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। मैंने आपको कल की क्लास में बोला था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ना है इंपॉर्टेंट, उसमें से 2-3 क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34 इज उत्तर प्रदेश। तो इसमें से टोटल फर्टिलिटी रेट अबव 2 जो है यूजुअली 1.5 के अराउंड हॉवर करता है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2 के अबव उत्तर प्रदेश का है। इसका कुछ भी प्रूफ नहीं है एक्सेप्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो लाइक आई सेड 1.5 के आसपास रहता है यूजुअली, उत्तर प्रदेश का 2.35 है। डायरेक्ट क्वेश्चन। लाइक यू ऑल नो हमारा कोर्स रनिंग है EMRS PGT का एंड काफी सारे एनरोलमेंट्स हो रहे हैं। सो इफ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड कनेक्ट विद अस, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन। तो जब भी रीजन असर्शन आता है पहले तो ये चेक करो कि रीजन और असर्शन पहले तो दोनों सही है कि नहीं। रीजन और असर्शन एक दूसरे का है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड, यस ट्रांसफर पेमेंट कभी भी हम इंक्लूड नहीं करते। सेकंड, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट अर्निंग्स फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज, राइट। ट्रांसफर पेमेंट्स कोई अर्निंग्स नहीं है जो फैक्टर सर्विस दे उसके बदले में मैं आपको दूं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। अब देखते हैं कि सच में RA को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एस्टिमेशन बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट अर्निंग्स फ्रॉम फैक्टर सर्विसेज, राइट। फैक्टर सर्विसेज को हम लोग फैक्टर पेमेंट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो सब हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं। ये हमने सेकंड मेथड ऑफ नेशनल इनकम में पढ़ा है, इनकम मेथड में, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट्स कोई भी फैक्टर सर्विसेज को एक्सप्लेन नहीं करता, दैट इज वाई रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है एंड R इज द करेक्ट रीजन फॉर A। सो द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 35 विल बी 3, ठीक है। तो 35 का 3 होगा। अब हम देखते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स होते क्या है। ट्रांसफर पेमेंट्स आर वन साइडेड पेमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट्स आर वन साइडेड पेमेंट्स विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट एनी सर्विस इन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, फॉर एग्जाम्पल पेंशंस, विडो पेंशंस एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे मैंने रीजन डाल दिया है कि पेंशंस होती हैं दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज वो कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करती पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को, और ये अर्निंग्स नहीं है हमारे फैक्टर सर्विसेज की, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज ये वन वे पेमेंट्स होती हैं। सो बोथ रीजन एंड असर्शन इज करेक्ट। Then next question, GDP at constant prices is lower than GDP at current prices during the period of। अब दो प्रकार की GDP होती है, कांस्टेंट प्राइसेस जो हमारे लिए अभी 2011 है एंड GDP एट करेंट प्राइसेस जो अभी मार्केट प्राइस चलते हैं। हम दो तरीके से GDP निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि हमारा GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस, मैं लिख लेती हूँ, इज लोअर देन GDP एट करेंट प्राइसेस व्हेन। तो ये कब होगा? तो जब हमारा इन्फ्लेशन होगा तब ये सिनेरियो बनेगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इन्फ्लेशन। अब इसका रीजन क्या है? इसके रीजन के लिए पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो GDP एट कांस्टेंट प्राइसेस इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग इन्फ्लेशन यूजिंग बेस ईयर प्राइसेस। बेस ईयर प्राइसेस हम यूज करते हैं, हमें मतलब नहीं है कि इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, हम बेस ईयर के प्राइसेस पे अपना एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बता देते हैं। बट करेंट प्राइसेस मतलब मार्केट प्राइसेस, तो ये हमें प्राइस लेवल के चेंजेस बताते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है इसमें प्राइस लेवल का कितना इंपैक्ट है ये हमें GDP एट करेंट प्राइसेस बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई रहेंगे तो नॉमिनल GDP भी हमारी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है, रियल GDP के कंपेरिजन में, क्योंकि जो नॉमिनल रियल GDP है वो हमारे प्राइसेस को एनकाउंटर नहीं करती। तो नॉमिनल GDP ही हमारे प्राइसेस को इनकाउंटर करती है, इसलिए नॉमिनल GDP प्राइस बढ़ने से GDP बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि करंट में GDP इज मोर देन कांस्टेंट का GDP। तो इन्फ्लेशन में ऐसा होगा, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक। पैसे ज्यादा महंगे हो जाएंगे, गुड्स ज्यादा महंगे हो जाएंगे तो GDP बहुत ज्यादा निकल कर आएगी, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। चलो
Next question, arrange the following states in descending order as per official estimates of poverty headcount ratio 2011 and 12. तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम अ रिपोर्ट poverty headcount ratio की. तो यहाँ पे हमको अलग अलग स्टेट्स को 2011 एंड 12 के poverty headcount ratio रिपोर्ट के हिसाब से अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर. यानी सबसे ज्यादा कौन था पुअर, फिर कम कौन, फिर कौन, फिर कौन. तो इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन. अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पता है तो यू कैन डू दैट. ठीक है, तो 37th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, CBAD. मतलब सबसे ज्यादा है हमारा छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन बिहार एंड देन उड़ीसा. सो दिस इज द ट्रेंड. ओके, देन यहाँ पे पूछा है कार्ल पियर्सन्स का कोएफिशिएंट कोरिलेशन का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा. डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करके आना है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 यही फॉर्मूला होता है. डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है तो इसमें तो कुछ लॉजिक है नहीं. इफ द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन इज गिवन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मोड. अब आपको क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके होगा. ठीक है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो यूज करके हम इसको इजीली निकाल सकते हैं. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम वो लिख लेते हैं. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. अब आपको इनमें से तीनों में से कोई भी अगर 2 वैल्यूज दी है तो आप तीसरी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो यहाँ पे हमसे पूछा है मोड, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो 3 मीडियन मतलब 3 इंटू 25 माइनस 2 इंटू 15. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 75 माइनस 30. तो मोड आ गया हमारा 45. डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. ओके, देन इंडेक्स नंबर इज कंसिडर्ड गुड व्हेन इट सैटिस्फाइज. एक इंडेक्स नंबर अच्छा कब कहलाएगा, जब वो दोनों टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर 40 इज ऑप्शन नंबर 3, एक इंडेक्स नंबर. और ऐसा कौन सा इंडेक्स नंबर है जो आइडियल कहलाएगा या फिर गुड कहलाएगा, वो है फिशर. फिशर का इंडेक्स नंबर ऐसा है जो हमारे टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल दोनों को ही सेटिस्फाई करता है. ओके, आई थिंक we are already past the time, so next questions we will see from the next class. Thank you.